हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मजे में हैं। और बीच में 2-3 वीडियो नहीं आई, रीजन था उसका भी। जो मैंने आपको टेबल दी थी, आई होप किसने आपको टेबल याद करने का सही टाइम मिल गया हो प्रॉपर से। जो मैंने आपको टेबल वेस्पर 3 में बनाई थी अलग अलग मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप के लिए, आई होप कि उसको आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। उसमें जो रेगुलर ज्योमेट्री थी और जो इरेगुलर ज्योमेट्री थी, उन सभी को आपने अच्छे से तरीके से याद कर लिया होगा। आई होप कि आपने कर लिया होगा। नहीं किया है तो कर लीजिएगा भाई, काम आएगी बहुत सारे आपके। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी से आता है तो वो यही क्वेश्चन आपको पूछते हैं। एक तो अगर हम स्कूल एग्जाम की बात कर रहे हैं तो कि आपको कोई मॉलिक्यूल दे देंगे या कोई आयन दे देंगे, पॉलीएटॉमिक आयन दे देंगे, और आपसे पूछेंगे बताइए भाई इसकी क्या शेप हो सकती है, क्या ज्योमेट्री इसकी हो सकती है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकते हैं। तो उसी को हम आज करेंगे। या अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है तो ऑब्जेक्टिव में कोई शेप आपको दे दी और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये इन 4 मॉलिक्यूल्स में किसकी शेप ये हो सकती है। उल्टा कर सकते हैं कि आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया, उसकी 4 शेप दे देंगे आपको कि चारों में बताइए कौन सी शेप हो सकती है। तो कई तरीके से क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है जो हमारा बनता है। और भी इसमें थोड़े बहुत हाई लेवल क्वेश्चन जो है नीट और जेईई लेवल में बन जाते हैं, बट फिलहाल हम पहले स्टार्टिंग तो बेसिक से ही करेंगे। बेसिक करने के बाद ही हम धीरे धीरे हाई लेवल पर पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट हाई लेवल पर कूदने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। बेसिक कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तब हम कोशिश करते हैं, नहीं आता है तो फिर हम पहले उसको ही समझने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपकी मंडे को आएगी, नॉर्मल सी बात है, क्या सैटरडे हो गया है तो फिर मंडे को हम नया टॉपिक सीखेंगे। इसी में कुछ आगे और प्रॉपर सीखेंगे वेस्पर थ्योरी के अंदर। तो आज मैं आपको कुछ तरीके सिखाऊंगा, कुछ फॉर्मूले बोल सकते हैं कि कुछ फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा, वो ट्रिक बोल सकते हैं कि ट्रिक हम सीखेंगे, बहुत से नाम से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उन सभी तरीकों से हम आज सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द या हाउ टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री और मॉलिक्यूल ऑफ ए शेप, और हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हमें मिल जाए तो फिर हम आसानी से बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप कैसी होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आपकी बुक्स में अवेलेबल होता है, सबसे पहले मैं तो वही बताऊंगा। लेकिन उस मेथड का फायदा ये है, लिमिटेशन है कि उसमें वो सभी जगह अप्लाई नहीं हो पाता, या कुछ जगह आपको उसमें प्रॉब्लम आती है, फिर हम कोई नया फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और या फिर कोई तीसरा फॉर्मूला जो ऐसा है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बारी बारी से हम फॉर्मूले पे आएंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूला आपका है भाई, उसमें हम क्या निकालते हैं, उसमें हम हाइब्रिड, ऐसे तो हाइब्रिड नंबर बोलते हैं, बट अभी आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, बट एक्चुअल में उसको हाइब्रिड नंबर ही बोलते हैं। हाइब्रिड नंबर, ये हाइब्रिड नंबर आगे भी काम आएगा दोबारा से। नेक्स्ट जब एक टॉपिक पढ़ेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन का, वहां भी ये टॉपिक नंबर काम आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ हाइब्रिड नंबर, जिसको हम एच से डिनोट कर सकते हैं। ये एच आपको क्या बताता है? ये एच आपको अबाउट द इलेक्ट्रॉन पेयर बता देता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास अवेलेबल है किसी मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, चलिए, तो रूल क्या होता है इसका? रूल सिंपल सा है भाई, जो आपका सेंट्रल एटम है उसके आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। जो आपका सेंट्रल एटम है उसके आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, और उसके साथ कितने मोनोवेलेंट एटम हैं, कितने मोनोवेलेंट जिनकी वैलेंसी एक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हेलोजेंस हो गए। तो इस तरह के जो एटम्स हैं जिनकी वैलेंसी एक है, जो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे एटम जो सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं या कितने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, उनको काउंट कर लीजिए। अगर उस पर कोई चार्ज है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, कोई एक ही चार्ज हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों नहीं हो सकते, नॉर्मल सी बात है। तो या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। यहां पर V क्या है हमारा भाई? V हमारा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। क्लियर? सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम V से डिनोट कर रहे हैं। M क्या हमारा है? M हमारा है मोनोवेलेंट एटम, हम बोल सकते हैं। ठीक, बाकी तो दिख ही रहा है हमें चार्ज क्या होता है। H क्या है हमारा? हाइब्रिड नंबर। अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके दिखाता हूं आपको कैसे हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप बताएंगे। ओके, सबसे आसान एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। किससे करते हैं? CH4 से। ठीक है, चलिए जी। तो इसमें कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है ना। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला क्या चाहिए? इस पूरे को डिवाइड करना है भैया आपको 2 से। ओके, पूरे को डिवाइड करना है 2 से। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए।
1/2 6 प्लस 4, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं भाई, 6 तो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 4 वैलेंस होते हैं, तो 4 प्लस 4, चार्ज तो कोई है ही नहीं, है ना। तो यहां से क्या होगा, यहां से होगा 1/2 8, और ये कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं टोटल 4 है। और कार्बन ने बॉन्ड भी कितने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, 4 के साथ बनाए हुए हैं। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है 4, और 4 के 4 ही हमारे पास क्या है बॉन्ड में यूज हो गए, तो बॉन्ड पेयर भी कितने हुए 4। लोन पेयर हमारे पास हुआ 0। दैट मीन्स कि ये किस तरह का फॉर्मूला बनेगा, ए एक्स, सॉरी हाँ AX4 टाइप का, और इसके लिए ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। दैट मीन्स कि CH4 की ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब मैं आपको आयन के लिए एग्जांपल देता हूं ऐसा, जिसमें आप आयन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास I3 नेगेटिव है। अब इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें तो तीनों ही सेम एटम है ना, लेकिन इसमें क्या करना है बेटा, इसमें से किसी एक आयोडीन को आप सेंट्रल एटम मान लीजिए, और बाकी 2 आयोडीन जो आपके हैं वो इस तरीके से इसके आसपास होंगे, और इसके ऊपर क्या होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी होता है। क्लियर। तो हमें इसके लिए जो है ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है। तो आई क्या है, सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम के पास आयोडीन हैलोजन फैमिली में आता है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 होते हैं। बॉन्डेड एटम कितने हैं 2 हैं, सिंगल बॉन्डेड वाले 2 ही है ना, तो M2 मान लिए। चार्ज कितना है माइनस, चार्ज हमारा है -1 का, तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए 1/2 7 प्लस 2, और क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो ये भी ऐड होगा, तो +1, तो टोटल कितना हो गया 10/2, दैट मीन्स 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए 5 आ गए, लेकिन उसमें से बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं हमें लुईस स्ट्रक्चर में 2 दिख रहे हैं, तो 5 में से 2 गए बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर कितने बचे 3। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं हमारे पास 5, उसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास, बॉन्ड पेयर हमारे पास है 2, और लोन पेयर हमारे पास कितने हैं भैया, लोन पेयर हमारे पास है 3। तो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए AX2E3 टाइप का। 5 के लिए जब इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 5 होते थे तो उसके लिए कौन सी ज्योमेट्री आती थी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। उसमें से अब 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर, तो शेप कैसी होगी इसकी, बिल्कुल लीनियर होगी। अब एक खास बात हमेशा ध्यान रखिएगा भैया, कि जब भी आप ट्रायगोनल बायपिरामिडल में लोन पेयर लगाओगे, लोन पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखिएगा इसको, कि ट्रायगोनल बायपिरामिडल में जब भी आप लोन पेयर लगाओगे वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही आएंगे। बात समझ में आ गई। जब भी आपको ट्रायंगल बायपिरामिडल में लोन पेयर दिखाने होंगे, वो लोन पेयर आपको हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही दिखाने हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई, इसको साफ कर दूं अच्छे से, ठीक है। चलिए शेप समझ प्रिडिक्ट कर दोगे आप इसके, अब तो क्या आएगी, लीनियर शेप आएगी। लीनियर कैसे आएगी, ये यहां और ये यहां। अब इक्वेटोरियल पोजीशन तो ये होती थी, तो एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, और 3 लोन पेयर हो गए, और इस पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसकी क्या आ गई, ज्योमेट्री आ गई। ओके, तो इसको साफ करते हैं, थोड़ा सा आपको आगे और बताते हैं। तो इस तरह फॉर्मूले से आप जो है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप जो है प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन कई बार बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है, सर मान लीजिए कि सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन होता, CO2 होता। अब CO2 में जो ऑक्सीजन हमारा है भाई, वो हमारा सिंगल बॉन्डेड तो नहीं बनाता, डबल बॉन्ड बनाता है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हम इस पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी हम इसमें गड़बड़ कर बैठते हैं, थोड़ी सी। कैसे, देखिए अब मैंने आपसे कहा कि वो सिंगल बॉन्ड बनाया, यहां तो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, हालांकि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। कार्बन के पास कोई वैलेंस चाहे इलेक्ट्रॉन है 1/2 प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो +2 ही होना चाहिए। तो टोटल कितना हो गया ये 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, होने चाहिए ना, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। चार तो ये और 2 बॉन्डेड एटम 2, चार्ज तो कोई है ही नहीं।
तो 4 + 2 6, 6/2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। इसका मतलब स्ट्रक्चर जो आना चाहिए तो कुछ ऐसा आना चाहिए भाई, कार्बन ने 2 तो बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 एटम है, और एक इसके पास होना चाहिए था लोन पेयर। ऐसे होना चाहिए ना कि 2 बॉन्ड पेयर, 2 तो होने चाहिए थे इसके पास बॉन्ड पेयर, और एक होना चाहिए था इसके पास लोन पेयर। लेकिन यहां से प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, गलत भी है। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का मतलब तो बैंड शेप होनी चाहिए थी इस तरीके से, है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है, गलत है। इसका मतलब ये फॉर्मूला इस तरह के मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूं अब, जो आपके सारे तरह के मॉलिक्यूल्स पर आयंस पे पॉसिबल हो जाएगा। तो आप कहोगे सर जब वही लगाना था तो ये क्यों बताया? बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर क्यों टाइम खराब कर रहे हो, वही बता देते सीधा। नहीं बेटा, एक्चुअल में अगर आप किसी एक चीज की कमियां नहीं सीखोगे तो अगली चीज को पढ़ने का मजा नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपने पहले उसको सीखा, उसकी को जो कमियां आपको दिखी, अब उस कमियों को समझने के बाद अब अगला मेथड जो है वो आपको ज्यादा आसान से समझ में भी आ जाएगा, अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने पहले वो मेथड आपको बताया, जहां जहां वो अप्लाई हो सकता था मैंने वो बता दिया, भाई मोनोवेलेंट बॉन्ड अगर बनते हैं तो ये होगा, बट ऐसी सिचुएशंस में देखो ये गलत आ रहा है, इसका मतलब यहां पर वो फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको जो दूसरा फॉर्मूला है वो अब बताऊंगा, और वो बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है भैया, बहुत ही बढ़िया मजेदार फॉर्मूला है। वो कर लिया तो सब कर लिया, क्लियर। तो इसको साफ करते हैं और आपको दूसरा फॉर्मूला जो है वो मैं बताता हूं, ठीक है। इसको करते हैं साफ, चलिए। इसको यही रख देते हैं। देखिए भाई, दूसरा आपका रूल है, उसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं पहले स्टीरिक नंबर को, ठीक है। ये सर क्या नंबर नंबर कर रहे हो, कभी हाइब्रिड नंबर कभी स्टीरिक नंबर, क्या करें भैया, सिखाना तो पड़ता है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, और स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करने के बाद हम आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तरीका वही रहता है जो मैंने पीछे बताया, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं ऑफ ऑल द एटम्स। जितने भी एटम्स आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं या आयन में प्रेजेंट हैं, उन सभी एटम्स के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम क्या नाम दें, इसको नाम दे देते हैं भाई वी ही दे लेते हैं, चलो, ठीक है। फिर क्या करना है, अगर वी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8 आती है, देन इट विल डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा, है ना। डिवाइड करने पे कोई क्वोशिएंट आएगा, उसको हम Q1 मान सकते हैं या खाली Q भी मान सकते हैं। और अगर रिमाइंडर बच जाए तो वो भी देखेंगे आगे क्या होता है, खास में अगर रिमाइंडर बच जाता है तो Q1 + R1, है ना। उसके अलावा अगर आपकी V की वैल्यू ग्रेटर देन 8 आ रही है, लेकिन यहां से लिखते हैं कि 8 से तो ग्रेटर आ रही है, इक्वल नहीं भाई, ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन लेस देन इक्वल टू 56 होनी चाहिए, ठीक। तब हम क्या करेंगे, देन इट विल डिवाइड बाय 8, ओके। अब मान लीजिए 8 से डिवाइड किया, अब जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है, अगर मान लीजिए कुछ रिमाइंडर आ जाता है, इफ देर इज रिमाइंडर, तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2। तो इससे एक क्वोशिएंट आएगा Q1, इससे फिर हमारा क्या आ गया, नया क्वोशिएंट आया Q2, और अगर हो सकता है फिर बाद में फिर रिमाइंडर बच जाए, यानी कि Q1 + Q2 + R1, तो ये हमारा R1 की R2 बन जाएगा ना ये, क्योंकि R1 तो R2 तो हमारा यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो यहां से सम कर लीजिए, ये भी क्या देगा आपको, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और यहां पर ये आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से मैं आपको सीधा अब क्वेश्चन करवाता हूं, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आ सकता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा भाई, कोई खास इतने लंबे चौड़े रूल इसके अंदर नहीं है, आसान से ही रूल आपके हैं, और आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए भी हम एक बहुत आसान से एग्जांपल से ही स्टार्ट करेंगे।
और वो आसान सा एग्जाम्पल क्या है हमारा, वो आसान सा एग्जाम्पल हमारा है भैया पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला तो लगे उस जैसा। तो पानी से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। पानी हमारे जीवन का आधार है और पानी के साथ ही सारा संसार है ना। चलिए जी, कहेंगे सराज बहुत कविताएं मार रहे हो आप। कविताएं नहीं मार रहा भाई मैं, कविताएं जिंदा रहनी चाहिए, कविता कहीं मरती नहीं है, ठीक है। शेर कह सकते हो आप, शेर मार रहे हो, शेरों को मारा जाता है ना। चलिए तो करें इसके लिए, चलिए पहले वी कैलकुलेट करें। वी कैसे करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिए। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और 2 हाइड्रोजन, दोनों के पास एक एक होता है, तो 2 इसके हो गए, तो टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8। 8 है ना। तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड करना है हमें, ये हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पर 0, तो क्वेश्चन कितना आया 4। तो ये 4 जो आ रहा है हमारा, ये 4 आपको क्या बताता है, ये 4 आपको उसके इलेक्ट्रॉन पेयर बताता है। क्या बताता है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बताता है। अब साफ दिख रहा है अभी ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो कम से कम 2 बॉन्ड पेयर तो लगे होंगे, 2 बॉन्ड पेयर तो लगे होंगे कम से कम। सिंगल बॉन्ड में 2 बॉन्ड तो लग सकते हैं ना, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, एक पेयर हो गया तो 2 पेयर हो गए, तो लोन पेयर कितने बचे 2 बचे। तो इसका मतलब टोटल पेयर कितने हैं 4, तो उसके हिसाब से 4 के हिसाब से ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल, लेकिन उसमें से 2 क्या हैं बॉन्ड पेयर, 2 क्या हैं लोन पेयर। तो ज्योमेट्री कैसी बननी चाहिए, टाइप कैसी बनी AX2E2 टाइप का, मतलब बेंट शेप बनेगी, बेंट शेप बनेगी। और बेंट शेप का क्या मतलब है, बेंट शेप का मतलब है कुछ इस तरीके से भैया, एच यहां एक एच यहां और ये इसके पास होते हैं 2 लोन पेयर, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है। चलिए एग्जाम्पल और करता हूं आपको, उससे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं भैया SF6 का, SF6 का, ठीक है। हाँ लास्ट वीडियो में भी शायद मैं आपको जो सीसा शेप थी हमारी, मैं उसको एग्जांपल देना आपको शायद भूल गया था। सीसा शेप का जो एग्जांपल होता है भाई वो SF4 होता है। मुझे SF6 देखा तो मेरे ध्यान आ गया मुझे कि SF4 जो एग्जांपल था वो सीसा शेप में आप लिख सकते हो, क्लियर। अच्छा देखिए अब SF6 में करते हैं, तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के पास 7 होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 6 42, 7 6 जा 42, तो 42 प्लस 6 48, तो ये 8 से ज्यादा हैं, और अगर ये 8 से ज्यादा हैं तो इसको किससे डिवाइड करेंगे भैया 8 से ही डिवाइड करेंगे, तो 8 6 जा 48, रिमाइंडर यहां पे कितना आ रहा है 0, क्वोशंट कितना आ रहा है क्वोशंट 6, तो ये 6 हमें क्या बताता है कि भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होंगे, कितने होंगे 6 होंगे। बॉन्ड कितने फ्लोरीन के साथ बनाए हुए हैं 6 के साथ, तो 6 ही बॉन्ड पेयर मान लीजिए कम से कम, है ना। तो 0 आ गया, लोन पेयर तो बचा ही नहीं, लोन पेयर नहीं बचा तो किस टाइप का बनाइए AX6 टाइप का, और AX6 टाइप किसमें होता था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में होता था। तो इसका मतलब SF6 की ज्योमेट्री कैसी आ गई आपकी ऑक्टाहेड्रल आ गई। देखिए भाई इसके बाद वेस्पर थ्योरी का मैं आपको एक पोस्टुलेट और बताता हूं। वेस्पर थ्योरी ये मानती है कि अगर 2 एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो उसको भी हम एक सिंगल सुपर बॉन्ड की तरह ही मान के चलना है, ठीक है। उसको भी हमें एक सिंगल बॉन्ड की तरह ही मान के चलना है, अगर उसमें ये 2 एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल है CO2 का। अब CO2 के केस में हमें इस रूल को अप्लाई करके देखना है क्या इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेंट्रल एटम क्या है कार्बन, तो कार्बन के पास वैलेंस कितने हैं 4, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 6, 2 ऑक्सीजन है तो 12, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16, तो डिवाइड कीजिए 16 को 8 से करेंगे ना तो 16 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए टोटल 2, और ऑक्सीजन भी कितने हैं 2, यानी कम से कम दोनों के साथ एक एक बॉन्ड तो बना होगा, है ना। देखिए भाई यहां पर हम ये नहीं बता रहे हैं कि डबल बॉन्ड बना है कि ट्रिपल बॉन्ड बना है, हम सिर्फ उसकी ज्योमेट्री या शेप बता रहे हैं,
उसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है कि दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उससे मतलब नहीं है हमें, ये हमें बताती भी नहीं है वो चीज। हमें सिर्फ इतना देखना है कि उनकी ज्योमेट्री सही आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, हमें पता है, लेकिन हमें तो यहाँ पर सिर्फ ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी थी। पिछले वाले केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ रहे थे, 3 आ रहे थे ना, और 3 में से हम कह रहे थे कि 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा, बट एक्चुअल में तो CO2 में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता है, मतलब वो तो गलत था। लेकिन इसके हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, इसके हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं और 2 ही एटम है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर तो मतलब शेप कैसे होगी, बिल्कुल लीनियर होगी, और यही है। तो इस थ्योरी देखो आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा ऐसा मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और इस बात में क्लैरिटी आ जाए कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल होता है भाई आपका CO3 2 नेगेटिव का, ठीक है। इसका अगर आपने लुईस स्ट्रक्चर कभी ड्रा करके देखा हो तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि भाई इस कार्बन का किसी एक ऑक्सीजन के साथ तो बनते हैं डबल बॉन्ड और बाकी ऑक्सीजन के साथ बनता है सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से, और चार्ज होता है इस पे 2 नेगेटिव का, इस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो इसकी हमें ज्योमेट्री बतानी है, कैसी ज्योमेट्री हो सकती है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हमें उससे मतलब नहीं है, क्लियर। तो करिए अप्लाई। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 और 3 इसके होते हैं, कितने हो गए, 6 3 18, 18 और 4 22 और 2 ये हो गए 24 हो गए। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 0 आ गए। तो इसका मतलब कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 3, और वो तीनों के तीनों ही क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो बॉन्ड पेयर भी कितने हो गए, 3 हो गए। तो लोन पेयर तो कोई भैया है ही नहीं, 0। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, AX3 टाइप का। तो अगर इस तरह का फॉर्मूला बनता था तो उसकी शेप कैसे आती थी, ट्रायगनल प्लेनर आती थी, और यही ज्योमेट्री इसकी होती है। तो देखो ये काम फॉर्मूला ज्यादा बढ़िया है ना उससे, तो ये आपको हर एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप जो है आसानी से बता सकता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक नंबर। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और इसको ट्राई कीजिएगा। हाँ, एक मैं आपको एक ट्रिक और देता हूँ। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि नीचे कुछ रिमाइंडर बच जाए। तो अगर ऐसा केस कोई आता है आपका, जैसे कि इसमें केस आपका ऐसा होता है NO2 नेगेटिव का, NO2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन के पास कितने, 5 और 6 और 6 12 इसके, और एक इसका, कितने होंगे टोटल ये 18। 8 से डिवाइड कीजिए, 8 दूनी 16, तो रिमाइंडर कितना बचा 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए 0। तो यार क्वेश्चन कितना आएगा 1, तो 1 ये और 2 ये, टोटल कितना हो गया 3 हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, मतलब 3 है। और 3 में से बॉन्ड कितने बनाएंगे, सिर्फ 2 ही बनाएंगे। तो 2 तो हो गए बॉन्ड पेयर, ये वाले तो हो गए बॉन्ड पेयर, ये वाला जो आएगा, ये वाला क्या आएगा, उसका लोन पेयर आएगा। तो 2 बॉन्ड पेयर, 2 हो गए बॉन्ड पेयर और एक हो गया उसमें लोन पेयर। तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी, AX2E टाइप की, तो बेंट शेप आएगी, और इसकी शेप कैसी होती है, बेंट की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हो। 2 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा है भाई, जो क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप लोन पेयर मान सकते हो, और जो ऊपर वाले आते हैं उसको आप बॉन्ड पेयर मान सकते हो। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 ही हो गए ना, 3 में से 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो आप ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मूला भाई कैलकुलेट करने का, ज्योमेट्री या शेप, ओके। इसके बाद ये था आपका सारा तरीका जो मैंने आपको सिखा दिया। किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी आयन की अगर आपको ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी है तो उसकी ज्योमेट्री हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से अब आ गया होगा वेस्पर थ्योरी में। कुछ और टॉपिक भी, 1-2 टॉपिक और है शायद इसमें वेस्पर थ्योरी के अंदर, जो मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, और तब तक के लिए बने रहिए कैमविदा के साथ। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब करते रहिए, फैला दीजिए, बिल्कुल फैला दीजिए, वायरल करा दीजिए, बिल्कुल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।